वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, लगभग 300 बिलियन बैरल। ईरान से भी ज़्यादा, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा, बाकी दूसरी जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उनसे भी ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल अगर किसी के पास है, तो वो है वेनेजुएला। इतना तेल होने के बाद भी वेनेजुएला में इतनी गरीबी है, इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, लोगों के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का पैसा नहीं है, महँगाई चरम स्तर पर है और तेल होने के बावजूद ये स्थिति है। वेनेजुएला पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा कर रखे हैं। इसके कारण वेनेजुएला तेल बेच नहीं सकता, तेल बेचता नहीं है तो पैसा नहीं आता तो गरीबी है, सरकार इस गरीबी को मिटाने के लिए कोशिशें कर रही है, जिससे महँगाई बढ़ रही है, जिससे पलायन बढ़ रहा है और भी कई समस्या हो रही है पूरे देश में। अब ये क्या समस्या है, क्या है वेनेजुएला संकट, इसको समझने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। अब ये जो है, ये है वेनेजुएला देश। वेनेजुएला देश में एक ये प्रमुख नदी है, ओरिनोको नदी। इस नदी की घाटी में काफ़ी ज़्यादा तेल के भंडार हैं और वेनेजुएला के इस हिस्से में है ये मराकाइबो लेक और यहाँ पर भी कुछ तेल के भंडार हैं, मराकाइबो लेक के पास। अब वेनेजुएला की जो पूरी समस्या है, हमें इन ग्राफ्स में दिखाई देगी, साफ-साफ पता चलेगा। इन ग्राफ को देखकर, इन ग्राफ को समझकर हम वेनेजुएला की पूरी समस्या को समझ सकते हैं। ये वाला जो ग्राफ है, वो है वेनेजुएला में ऑयल के प्रोडक्शन के बारे में। इस ग्राफ में यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है 1914 से लेकर 1922 के बीच में वेनेजुएला में तेल की खोज हुई थी। तब से लेकर 1970 के दशक तक तो प्रोडक्शन बढ़ ही रहा था। लेकिन यहाँ से लेकर ये लगभग 2000 1998 के बीच में एक गड्ढा दिखाई देता है हमको। प्रोडक्शन काफ़ी कम है पहले की तुलना में। अब प्रोडक्शन कम है तो इसका नुकसान कहीं न कहीं तो हुआ ही होगा। एक चीज़, एक तो यहाँ पर इस पीरियड में प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है और फिर एक बार फिर से प्रोडक्शन गिरता है। फिर से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा गड्ढा है ये आखिरी में। 2014 के बाद एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ग्राफ काफ़ी नीचे जा रहा है, तो प्रोडक्शन इसका मतलब है कि कम है, ठीक? एक ये गैप है, मतलब एक ये गड्ढा है, यहाँ पर प्रोडक्शन कम है और दूसरा यहाँ पर शार्पली प्रोडक्शन गिरा हुआ है, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है। एक चीज़, प्रोडक्शन कम है। दूसरा ये जो है, ये वाला ग्राफ है वेनेजुएला में पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट को लेकर। यहाँ तक लगभग 80 के दशक से लेकर 1980 के बाद से 1998 के बीच में यहाँ पर पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट भी कम हुआ है। वही वाला पीरियड है जहाँ पर प्रोडक्शन कम हुआ है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कम हुआ है। फिर यह है वेनेजुएला की जीडीपी के आंकड़े। ये जो 1980-81 है, वहाँ से लेकर 1998-99 तक जीडीपी की ग्रोथ या तो नेगेटिव है या बहुत ज़्यादा कम है, 0.5, 0.6 या फिर नेगेटिव में है। वही पीरियड है 1980 से लेकर 2000 के बीच का, ये भी 1980 से लेकर 2000 के बीच का और यहाँ पर भी 1980 से लेकर 2000 के बीच का है। अगला ग्राफ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल के प्राइस का। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है, पहले ऑयल के रेट कम थे। 1972 में लगभग $3.5 पर बैरल था। उसके बाद 1981 में $38 पर बैरल ऑयल का रेट हो गया। इसके बाद 1986 में लगभग $10 पर बैरल हुआ। अब यहाँ पर 38 था, यहाँ से इतना गिरकर 1986 में $10 पर बैरल हो गया। 1998 आते-आते 12 रहा, मतलब वही 1980 से लेकर 2000 के बीच में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भाव गिरे हुए हैं ऑयल के। यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइस है कम, उसी पीरियड में यहाँ पर प्रोडक्शन कम है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कम है और यहाँ पर जीडीपी कम है। अब एक बात साफ दिखाई देती है वेनेजुएला की समस्या में, कि पूरी अर्थव्यवस्था, चूँकि पूरी अर्थव्यवस्था ऑयल पर डिपेंड है, इसलिए जब-जब ऑयल के रेट गिरे, वेनेजुएला की जीडीपी भी गिरी। मतलब एक्सपोर्ट भी गिरा है, तब भी जीडीपी गिरेगी, प्रोडक्शन गिरा है तो भी जीडीपी गिरेगी। मतलब ऑयल से जुड़ी हुई है पूरी अर्थव्यवस्था वेनेजुएला की, ठीक? अब फिर से एक बार फिर से आते हैं, यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक स्थिति क्या है इस दौरान। इस मैप में हम देखते हैं कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो इस मैप से नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस मैप का यूज़ करके हम समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर लगभग 1998 में यहाँ के राष्ट्रपति बने ह्यूगो चावेज़। इससे पहले यहाँ पर जो सरकार थी, वो कैपिटलिस्ट सरकार थी और बड़े पैमाने पर तेल की कंपनियाँ थी और जो कि प्राइवेट कंपनियाँ थी। बड़े पैमाने पर तेल का प्रोडक्शन हो रहा था, बढ़ी हुई कीमतों का फ़ायदा इन कैपिटलिस्ट कंपनियों को मिला, इन सरकारों को मिला, लेकिन इसका फ़ायदा आम लोगों को नहीं मिला। लेकिन फिर भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरने लगे, प्रोडक्शन भी गिरने लगा और इसका नुकसान हुआ देश की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ऑयल पर डिपेंड थी। जनता में क्राइसिस होने लगा, जनता में हाहाकार मचने लगा, जनता विरोध करने लगी और उसमें एक नेता उभर कर आया और उसका लाभ मिला ह्यूगो चावेज़ को। ह्यूगो चावेज़ 1998 में राष्ट्रपति बने। अब चूँकि पुरानी सरकारें कैपिटलिस्ट थी, पुरानी सरकारें पूंजीवादी थी, उनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष करके सत्ता हासिल की, तो ये समाजवादी थे। अब इनके राष्ट्रपति बनने के बाद ऑयल के भाव बढ़ना शुरू हुए, ऑयल रेट्स बढ़े
और इन्होंने जितना भी पैसा कमाया, सरकार ने जितना भी टैक्स इकट्ठा किया या सरकार को जितना भी लाभ मिला, ये पैसा जनता में जैसे मुफ्त खाद्यान्न बाँटने में, सरकारी योजनाएँ चलाने में सारा पैसा खर्च हो गया। और फिर चूँकि ये समाजवादी नेता थे तो इन्होंने तेल कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण भी कर लिया और सरकारी नियंत्रण होने से इनकी एफिशिएंसी कम हुई और कई समस्याएँ खड़ी हुई और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव ज़्यादा थे, उस समय इनका प्रोडक्शन गिर रहा था और इसका फ़ायदा देश को नहीं मिला, इसका फ़ायदा अर्थव्यवस्था को नहीं मिला। और फिर 2012 में ह्यूगो चावेज़ बीमार पड़े, कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई और उनकी जगह पर उनकी सरकार में जो विदेश मंत्री थे निकोलस मादुरो, वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और एक मामूली से अंतर से जीत गए। जब तक यहाँ पर कैपिटलिस्ट सरकारें थीं, तब तक निजी कंपनियों को फ़ायदा हो रहा था, तब तक अमेरिका के साथ व्यापार संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। चूँकि यहाँ पर जो ऑयल है, वो ऑयल बाकी जगहों पर जो ऑयल है उसकी तुलना में ज़्यादा गाढ़ा है और बाकी जगह ऑयल पतला है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि वेनेजुएला में जो ऑयल है उसको निकालने की लागत ज़्यादा है और बाकी जगह पर जैसे कि सऊदी अरब में वहाँ पर लागत कम है। इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इसके लिए इन्हें रिफाइनरीज़ चाहिए थी यूएसए की और यूएसए को तेल चाहिए था वेनेजुएला से। वेनेजुएला को रिफाइनरीज़ चाहिए थी और यूएसए को तेल चाहिए था और इस तरह से इनका व्यापार बढ़िया चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जब समाजवादी सरकारें आई, तो यहाँ पर एक तो विचारधारा का अंतर है क्योंकि यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और वेनेजुएला में सरकारें आ गई समाजवादी। अब यूएसए हमेशा से यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करना चाहता था क्योंकि उसे एक तो सस्ता तेल चाहिए, अपनी घरेलू कंपनियों को इससे फ़ायदा पहुँचाना है। दूसरा अपना जो घरेलू उद्योग है, मतलब यहाँ पर भी यूएसए में भी कुछ शेल ऑयल है और उस सेक्टर को वेनेजुएला से खतरा हो सकता है। अगर वेनेजुएला बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है, दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, तब अमेरिका को नुकसान हो सकता है, तो उसे भी नियंत्रित करना चाहता है यूएसए। तो ये सारे कारण हैं जिससे यूएसए वेनेजुएला में हस्तक्षेप करता है, वेनेजुएला की सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब यहाँ की सरकारों ने अमेरिका के साथ कोऑपरेट नहीं किया, अमेरिका के हितों को पूरा नहीं किया, तो इन्होंने इनके ऊपर सैंक्शन लगाए और जब सैंक्शन लगाए, यानी ये वेनेजुएला दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता, दूसरे देश वेनेजुएला के साथ व्यापार नहीं कर सकते और ऐसे में प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, काफ़ी ज़्यादा गिरा। और जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है और चूँकि तेल पर निर्भर है, इसलिए प्रोडक्शन में कमी आई, एक्सपोर्ट में कमी आई और अर्थव्यवस्था डगमगा गई। क्योंकि लोगों के पास अब अपने भरण-पोषण के लिए भी पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, इसलिए लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं, अपराध का सहारा ले रहे हैं और इसी बात का बहाना लेते हुए यूएसए वेनेजुएला के अंदर कार्रवाई कर रहा है, सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है, युद्ध करने की धमकी दे रहा है। जो समस्या बताई जा रही है वो ड्रग्स की है, वो यहाँ पर लोकतंत्र की है, यहाँ पर कुप्रशासन की है और जबकि दूसरी तरफ असली हित क्या है? असली हित है ऑयल, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑयल। यही कारण है कि ये सारी समस्याएँ वेनेजुएला में खड़ी हैं।